बघेल ट्यूटोरियल ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा से विवाद का विषय रहा है। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ हमारे पास आज के इस वीडियो में है। तो सबसे पहले मैं शीर्षक को पढ़ता हूं, कॉलेजियम बनाम कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब है मंत्री परिषद और कॉलेजियम का मतलब है जजों का समूह जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का कार्य करती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ जानेंगे कि मैंने इस विषय को क्यों लिया है और यह क्यों चर्चा का विषय है। आगे जानेंगे कि हाल ही में कुछ विवाद हैं, उनके बारे में सीखेंगे और भारतीय संविधान में न्यायिक नियुक्ति के बारे में क्या कहा गया है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर क्या कुछ प्रावधान है हमारे संविधान में, उसको भी हम लोग जानेंगे। और 1950 से 1973 तक की परंपरा को भी सीखेंगे। और दो घटना हुई थी जो अपने आप में विचित्र थी, एक 1973 में और दूसरा 1977 में। फिर हम लोग कॉलेजियम प्रणाली का विकास सीखेंगे, कैसे प्रोसीजर है, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, और अंत में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह भारत के वर्तमान कानून मंत्री हैं और ये एक दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। इन्होंने कुछ बात कहा था एक इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को स्वयं नियुक्त करने का निर्णय लेकर संविधान का अपहरण कर लिया है। तो इन्होंने कहा था कि भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायपालिका ही करती है। और इस माध्यम से अगर देखा जाए तो उच्च न्यायपालिका ने पूरे देश के जुडिशियरी को हाईजैक कर लिया है। और इस बात का समर्थन करते नजर आए कौन, तो किरण रिजिजू साहब जो वर्तमान में देश के कानून मंत्री हैं। इन्होंने भी कहा, सोढ़ी साहब आप ठीक कह रहे हैं, शीर्ष अदालत ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ विवादों को सीखते हैं। ये तीन वकील हैं, एक का नाम है सौरभ कृपाल और ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम BN कृपाल था और ये सोमा शेखर साहब हैं और ये जॉन सत्यन साहब हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर भी काफी विवाद रहा। विवाद क्या रहा आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सौरभ कृपाल के बारे में। सौरभ कृपाल के नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा वर्ष 2017 में ही कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में। क्या कुछ हुआ है आइए जानते हैं। तो सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव था। कॉलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन इसको केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया है? केंद्र की आपत्ति क्या थी कि समलैंगिकता, झुकाव एवं पक्षपात। ये जो सौरभ कृपाल हैं ये अपने आप को मुक्त रूप से समलैंगिक कहते हैं और इन्होंने अपनी समलैंगिकता को मुक्त रूप से स्वीकार किया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो IPC की धारा 377 जो समलैंगिक यौन संबंध को एक अपराध घोषित करती थी और उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज अब कर दिया गया है। तो उसके लिए जो पैरवी की गई थी उस समय तो वकील के रूप में कार्य सौरभ कृपाल महोदय ने ही किया था। तो एक तो ये एक समलैंगिक है और समलैंगिक लोगों के अधिकार के लिए लड़ते भी हैं। तो केंद्र का मानना था कि ये जो सौरभ कृपाल महोदय है ये जब निर्णय देंगे तो इनका झुकाव हो सकता है समलैंगिकता की ओर, इसीलिए इनको जज के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण केंद्र ने दिया कि इनका जो जीवन साथी है वह एक स्विस नागरिक है और स्विस एम्बेसी में काम करता है। तो रॉ के अनुसार अगर इनको जज नियुक्त किया जाता है तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तो मैं इनके एक स्विस पार्टनर को दिखा देता हूं। ये सौरभ कृपाल जी हैं और ये इनके स्विस पार्टनर हैं
और ये समलैंगिक है। तो ये दो आपत्ति केंद्र ने जताया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से वह नाम की सिफारिश आई जो लिस्ट थी, केंद्र ने उसमें असहमति जताई। फिर से कॉलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश की। कॉलेजियम भी अड़ा हुआ है इनको जज की नियुक्ति के लिए। तो फिर प्रतिक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। अगर इनको समलैंगिकता के आधार पर अगर रिजेक्ट किया जाता है तो यह संविधान के 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनके नाम की सिफारिश करते वक्त कहा। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भी संवैधानिक पदों पर कई ऐसे लोग हैं और इससे पूर्व भी कई ऐसे लोग थे जिनके पार्टनर विदेशी नागरिक हैं, तो यह तर्क आपका वाजिब नहीं है। तो इनके नाम की फिर से सिफारिश की गई है। देखिए आगे कुछ क्या होता है, आइए जानते हैं सोमा शेखर के बारे में। सोमा शेखर के नाम को भी केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया और फिर से वापस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनके नाम की अनुशंसा की है। तो आइए देखते हैं सोमा शेखर को लेकर केंद्र की क्या आपत्ति थी। सोमा शेखर ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था और उस सोशल मीडिया में पोस्ट में केंद्र के नीतियों की आलोचना की गई थी। तो केंद्र का मानना है कि ये सरकार के आलोचक है, इसीलिए इनको जज के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जाना था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा कि सोशल मीडिया में अगर कोई एक व्यक्ति पोस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जज के लिए योग्य नहीं है। सोमशेखर है वाणिज्यिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और इनकी विशेषज्ञता का लाभ पूरा राष्ट्र ले सकता है और सोमा शेखर को संविधान के अनुच्छेद क के तहत अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी बात वो रख सकते हैं। तो फिर से अनुशंसा किया है कॉलेजियम ने इनके नाम की ताकि इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सके। जॉन सत्यन महोदय का क्या केस था कि इनके नाम को भी रिजेक्ट कर दिया केंद्र ने। क्यों किया? इन्होंने भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था। इन्होंने व्हाट्सएप में प्रधानमंत्री की एक आलोचना वाले द क्विंट अखबार के कुछ अंश को इन्होंने शेयर किया था और दूसरा कार्य इन्होंने एक मेडिकल की छात्रा थी, उसने खुदकुशी किया था तो उसको भी इन्होंने शेयर किया था और वहां पर इन्होंने टैग किया था शेम ऑफ यू इंडिया। तो यहां भी केंद्र का मानना है कि ये इनकी नियुक्ति खतरा साबित हो सकती है देश के लिए, इसीलिए इनको भी मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इनके नाम की अनुशंसा की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए भला आप यह कैसे निर्णय ले रहे हैं। एक न्यायाधीश बनने की योग्यता तो संविधान के अनुच्छेद में हमें तलाशनी चाहिए। भला सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए आप कैसे निर्णय ले रहे हैं। और साथियों, जब किसी जज की नियुक्ति की जाती है तो उनके छवि के बारे में, उनके व्यक्तिगत राय के बारे में, उनके इतिहास के बारे में केंद्र आईबी और रॉ से कंसल्ट करती है और अगर वहां से अच्छा इनपुट नहीं मिलता है तो उसको फिर से वापस कॉलेजियम के पास भेज दिया जाता है और वही हुआ है इन तीनों के मामले में, इसीलिए यह फिर से चर्चा में आ गया है। तो अगर हम लोग हालिया विवाद को समझ लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर क्या कुछ प्रावधान है, आइए उसको देखते हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट में और 217 में हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 124 क्या कह रहा है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिसे इस प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझे
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वथा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। तो इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले परामर्श करेगा। ध्यान रखिएगा, परामर्श करेगा। कैसे करेगा? तो किससे करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों से, जिससे वह उपयुक्त समझता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। तो यहाँ दो बातें हैं साथियों इस अनुच्छेद में, कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, देखिए नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन नियुक्ति से पहले उसको परामर्श करना है। अगर वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है उच्चतम न्यायालय में, तो उससे पहले वह सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों से और हाई कोर्ट के भी कुछ न्यायाधीशों से चर्चा करेगा, परामर्श करेगा। परामर्श शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है, इसको विशेष रूप से आप सभी ध्यान में रखेंगे। और जब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बारी आएगी, तब वह भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से चर्चा अवश्य ही करेगा। इसी तरीके की कुछ बातें अनुच्छेद 217 में की गई है कि राष्ट्रपति भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन जब वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा उच्च न्यायालय में, किसी भी राज्य में स्थित उच्च न्यायालय हो सकता है, और अगर उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रहा है, तो राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। और अगर उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक होगा। ये दोनों बातें यहाँ पर कही गई हैं। और अनुच्छेद जो 222 है वह बताता है कि राष्ट्रपति ही स्थानांतरण का मामला देखेगा, कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण होगा उसका भी दायित्व राष्ट्रपति के पास ही है। साथियों, वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसका स्थानांतरण, इन दोनों की शक्ति कॉलेजियम के पास में है। और कॉलेजियम का उल्लेख आप यहां देख रहे हैं संविधान में कहीं भी नहीं है, कहीं भी एक शब्द कॉलेजियम आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन वर्तमान में यही कार्य प्रणाली है और यही न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके स्थानांतरण का कार्य करती है। इन दोनों अनुच्छेद में देखेंगे तो बस इतना लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति परामर्श करेगा न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले या उनके स्थानांतरण के पहले, केवल परामर्श प्रकृति का है। लेकिन आज एक परंपरा विकसित हो गई है कॉलेजियम प्रणाली की, और केंद्र नहीं चाहता कि यह प्रणाली हो और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यह प्रणाली हो, तो उसी को लेकर विवाद है। तो अब आगे की स्लाइड्स में हम लोग यह देखेंगे कि कैसे कॉलेजियम प्रणाली विकसित हुई है। यहां तक की बात अगर हम लोग को समझ में आ गई होगी तो इस सभी को आप ध्यान में रखेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और ना ही इसका कोई कानूनी आधार है कि कॉलेजियम व्यवस्था को बनाने के लिए संसद से एक कानून पारित किया गया हो, ऐसा भी नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली का विकास स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कैसे किया है आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप इस अनुच्छेद को ध्यान में रखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद समर्पित है। तो अगर उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो 124 की धारा 2, और अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 217, और अगर उच्च न्यायालय के बीच में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 222। इन सब में किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करेगा तो कुछ परामर्श भी करेगा। आगे बढ़ते हैं और कॉलेजियम प्रणाली के विकास को समझते हैं हम लोग। तो अभी जब भारत का संविधान तैयार हो गया तो 1950 से लेकर 1973 तक की परंपरा क्या थी? 1973 तक की परंपरा पढ़ते हैं इसको। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया गया। तो 1950 से लेकर 1973 तक एक परंपरा विकसित हुई कि
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए वरिष्ठता को आधार मानेगा, यानी सीनियर मोस्ट जजेस को नियुक्त करेगा। बाकी योग्यता छोड़ दें जो 124(3) में है, वह तो योग्यता होनी ही चाहिए, लेकिन उन सब में से भी किसको नियुक्त करें हम लोग, तो उसके लिए हम लोग सबसे एक्सपीरियंस वाले जज को देखेंगे, सीनियर मोस्ट जजेस को देखेंगे। तो इस बात को आप यहां नोट कीजिएगा कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही स्थानों पर मुख्य न्यायाधीश की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अभी संख्या 34 है, इसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो उस जो एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो उसके लिए आधार किसको बनाएगा, तो वरिष्ठता को। ये सभी आप ध्यान में रखें। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान के सम्मत कर रहे थे, चीजें चल रही थी 1950 से लेकर 1973 तक। लेकिन 1973 में एक अजीबोगरीब घटना होती है और उस अजीबोगरीब घटना के कारण पूरी स्थिति ही बदल जाती है उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर। तो साथियों 1973 में एक बड़ी घटना हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक केस का सुनवाई चल रहा था और उसका निर्णय आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस वक्त था। तो 1973 में आप इस शब्द से वाकिफ होंगे, केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जब मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको वैध ठहरा दिया, 103वां संविधान संशोधन जिसके जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दिया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे में भी परिवर्तन किया जा सकता है, बस यह देखना होगा कि वह मौलिक ढांचा कितना गंभीर है। जबकि केशवानंद मामले में यह निर्णय आया था कि आप चाहे जो हो जाए, आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन का प्रावधान है, चीजें परिवर्तित होती हैं, इसीलिए संविधान भी परिवर्तित होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो कारक है वो लगातार बदलते रहते हैं, तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। मौलिक ढांचा क्या, तो संविधान का जो प्रीएम्बल है, उद्देशिका है, वह संविधान के मूल ढांचे को प्रदर्शित करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित नहीं किया है कि मूल ढांचा क्या होगा, इसने कहा है समय समय पर चीजें आती जाएंगी और मूल ढांचे में विषय शामिल होते जाएंगे। वर्तमान में कुछ 20 से ज्यादा विषयों को मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो मूल ढांचा है उसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन इसको कहा जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया साथियों, तो जाहिर सी बात है इस निर्णय से संसद की जो शक्ति थी वो कम हो गई। पहले वह संविधान के किसी भी मामले में संशोधन कर सकती थी, लेकिन अब उसके अधिकार सीमित हो गए। अब वह संविधान के मौलिक ढांचे में कोई भी अवांछित परिवर्तन नहीं कर सकेगा। और संसद में सबसे शक्तिशाली कौन होता है, तो कार्यपालिका ही होता है। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद वही दल बनाता है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। तो यानी सीधे सीधे कार्यपालिका पर हमला था, विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर आक्रमण था, और भला यह कैसे बर्दाश्त होता। तो इसको ध्यान रखेंगे, यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस केस की सुनवाई उस तक के सबसे बड़े पीठ ने की थी, 13 जज थे इसमें, और इसमें जो निर्णय आया था वो 7 और 6 से आया था। ये जो 7 वाले जज थे उनके नाम यहां देखना महत्वपूर्ण होगा। इसमें एक तो थे जयशंकर, मनीलाल, और दूसरे थे ग्रोवर साहब और हेगड़े साहब,
और इस 6 में से एक का नाम मैं मुख्य रूप से लेना चाहूंगा, अजीत नाथ रे, जिनका मानना था कि आप किसी भी तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बेसिक जो प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन है वो सही नहीं है, ऐसा मानना था किसका, तो अजीत नाथ रे का। जबकि जयशंकर, मनीलाल सैलाट, ग्रोवर साहब और A.K. हेगड़े साहब का मानना था कि संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में नहीं। तो अभी ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो अजीत नाथ रे हैं यह विधायिका और कार्यपालिका के साथ में है, जबकि ये जो इधर वाले जज हैं यह मुखर रूप से विधायिका और कार्यपालिका को चुनौती दे रहे हैं कि आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन मनचाहा संशोधन नहीं कर सकते, यानी ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दे, संविधान के बेसिक ढांचे में परिवर्तन कर दे, ऐसा संशोधन नहीं कर सकते। और इससे संसद की जो शक्ति थी वह सीमित हो गई थी, और संसद की शक्ति सीमित होने का मतलब है कार्यपालिका की शक्ति कम होना। तो अभी इस मामले को ध्यान में आप रखेंगे तो 1973 में एक विचित्र घटना हुई। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता को आधार बनाया जाता था, लेकिन यह परंपरा टूट गई कब, तो 1973 में। और यहाँ पर पहली बार न्यायपालिका में किसका हस्तक्षेप था, तो राजनीतिक हस्तक्षेप का उद्भव हुआ। ये है उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इनका नाम था वीवी गिरी। वीवी गिरी ने अजीत नाथ रे को इनको बना दिया भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बनना किसको चाहिए था, तो जयशंकर मनीलाल सैलाट को, जयशंकर मनीलाल सैलाट को बनना चाहिए था, क्योंकि उस समय सीनियर मोस्ट जज यही थे, सबसे वरिष्ठ जज यही थे सुप्रीम कोर्ट में, और इनको बनना चाहिए था लेकिन यह नहीं बने। बने कौन, तो अजीत नाथ रे, और ये वही न्यायाधीश है जिन्होंने केशवानंद भारती केस में बेसिक प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन का विरोध किया था। तो अभी जब यह संवैधानिक परंपरा टूटी, संवैधानिक परंपरा टूटने के कारण जयशंकर महोदय ने, ग्रोवर साहब ने और A.K. हेगड़े साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यह पहली घटना थी और माना जाता है कि यहीं से कॉलेजियम का भ्रूण तैयार हुआ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1977 में कुछ इसी प्रकार की घटना हुई। 1975 से लेकर 1977 तक आप सभी जानते हैं भारत में आपातकाल था, और इस आपातकाल के दौरान भी एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे एडीएम जबलपुर केस कहा जाता है। और इस केस में भी बात यही उठी थी कि जो हैबियस कॉर्पस है अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह जो हैबियस कॉर्पस है, क्या यह आपातकाल के दौरान लागू हो सकता है? क्या आपातकाल के दौरान भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो अगर वह कोई याचिका लगाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा? अगर अभी किसी को भी अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया जाता है, अवैधानिक रूप से जेल में डाल दिया जाता है, तो वह याचिका लगाकर सीधे न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और अपनी बात रख सकता है। क्या यही प्रक्रिया आपातकाल में भी चलनी चाहिए? यही मामला, इसी मामले की यहाँ सुनवाई हो रही थी। तो इसमें भी दो पक्ष आए। एक तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये है M.H. बेग साहब। इनका मानना था कि आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होना चाहिए। और ये हंसराज खन्ना साहब है और ये भी शामिल थे, ये भी बेसिक प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन के समर्थक थे। और इनका मानना था कि आपातकाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, यह किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और उसे लागू रहना ही चाहिए। यानी कि यह सरकार के विरोध में थे, जबकि यह सरकार की तरफ थे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण
को आपातकाल के दौरान लागू नहीं करना चाहिए। और आगे जाकर भी यही होता है। जो सरकार के समर्थन में थे बेग साहब, उनको उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सीजीआई नियुक्त किया, बनना चाहिए था इनको, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हंसराज खन्ना थे। लेकिन कर दिया गया किसको, तो एमएच बेग साहब को। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायपालिका में हो रहा है। एमएच बेग साहब का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्ति इसीलिए किया गया क्योंकि इन्होंने सरकार के समर्थन में कुछ निर्णय दिया था। तो यहाँ भी उस परंपरा को लगातार 2 बार तोड़ा गया, एक बार 1973 में और दूसरी बार 1977 में। तो यह दूसरी घटना थी। धीरे धीरे बीज तैयार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रथम न्यायाधीश मामला 1982। इस मामले को एसपी गुप्ता केस या फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह कॉलेजियम व्यवस्था के लिए फर्स्ट जजेस केस। इसमें जो महत्वपूर्ण बात हुई सुनवाई के दौरान वह यह थी कि परामर्श का अर्थ क्या है। अगर अभी हमने बोला था आपको, जब अनुच्छेद आप देखेंगे तो उस वक्त आप परामर्श शब्द को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पर परामर्श शब्द का इस्तेमाल हुआ है अनुच्छेद 124 की धारा 2 में, और आप देखेंगे तो यहाँ भी परामर्श शब्द है। तो इस परामर्श शब्द का मतलब क्या है, ये इसी की सुनवाई हो रही थी। कब, तो 1982 में एसपी गुप्ता मामले में। ध्यान रखेंगे, इसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। तो इसमें निकल कर आया कि कंसल्टेशन यानी कि परामर्श, कंसल्टेशन यानी कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, स्वीकृति नहीं है, कॉन्करेंस नहीं है। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, तो कॉन्करेंस हो जाएगा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, केवल सलाहकारी प्रकृति की है। तो यानी यहाँ पर अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो केवल सलाहकारी प्रकृति है। न्यायाधीशों की सलाह राष्ट्रपति को, ज्यादा अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह में जिसको चाहे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और इस नियुक्ति से पहले चाहे तो वह परामर्श कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, जो अपने आप में सलाहकारी प्रकृति का होगा, न कि बाध्यकारी प्रकृति का होगा। और इस तरीके से न्यायिक नियुक्ति में कार्यपालिका का वजन बढ़ गया। यह घटना बहुत आम है, लेकिन बात इसमें कुछ खास है कि कार्यपालिका अब प्रधान हो गई न्यायाधीशों की नियुक्ति में। इस केस के बाद से न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका की प्रधानता हो गई। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड जजेस केस को जानते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इस प्रथम के जगह द्वितीय न्यायाधीश मामला होगा और इसे सेकेंड जजेस केस भी कहते हैं। इस मामले में ठीक उल्टा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ठीक अपने निर्णय से पलट गया। अब उसका यह मानना था कि जो कंसल्टेशन है, जो परामर्श है, उसका अर्थ सहमति ही है, स्वीकृति ही है। यानी कि राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अन्य न्यायाधीश हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, चाहे अदर जजेस हाई कोर्ट के हो, इनकी नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को कुछ न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक है। और यहां परामर्श का मतलब स्वीकृति लिया गया, सहमति लिया गया। और यहां यह माना गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है। लेकिन फर्स्ट जजेस केसेस में ठीक इसके उल्टा था कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, केवल सलाहकारी प्रकृति है। और यहां पर उसको बाध्यकारी प्रकृति माना गया, ठीक उसके उल्टा हो गया। परामर्श का अर्थ सहमति,
कॉलेजियम प्रणाली का जन्म, और इसी केस में 1993 में कॉलेजियम प्रणाली का जन्म माना जाता है। और यहाँ प्रधान कौन हो गया? न्यायपालिका हो गया। यानी कि न्यायपालिका के परामर्श से ही अब राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी स्थानांतरण को अंजाम देगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन सभी बातों को आप मुख्य न्यायाधीश के मामले में वरिष्ठता को आधार बनाया गया। इसी निर्णय में आया कि जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति करेंगे तब वहां आप किसको वरीयता देंगे? तो वरिष्ठता को देंगे वरीयता। आगे देखते हैं, इस मामले में बताया गया कि जो सलाह देगा, जो बाध्यकारी प्रकृति का होगा राष्ट्रपति को, उसमें सीजीआई रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और उसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होंगे। और आखिरी निर्णय कौन लेगा? तो सीजीआई लेगा। अन्य न्यायाधीशों के मामले में सलाह लेगा। तो यहां देखिए, तो देखिए सीजीआई और अन्य 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें कॉलेजियम में होंगे, और अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति में यह राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति तो वरिष्ठता के आधार पर हो जाएगी। मामला कहां होती है गड़बड़? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में। तो इसकी नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए नाम के अनुशंसा राष्ट्रपति को करेंगे, फिर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा। यहां पर एक चीज डेवलप हो गई इस निर्णय के बाद, प्राइमेसी प्रिंसिपल। प्राइमेसी प्रिंसिपल में देखेंगे तो यहां पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश का परामर्श जो बाध्यकारी प्रकृति का हो गया इस निर्णय के बाद से, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों सब कुछ आ गया। अब उसकी अनुमति के बिना, उसके स्वीकृति के बिना ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता था और ना हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता था। तो यह मामला यहाँ गड़बड़ हो रहा था। हालांकि यहाँ कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म हो चुका था। इस निर्णय में यह बात साफ हो गई थी कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो एक कॉलेजियम होगी और वह कॉलेजियम नाम की अनुशंसा करेगा जो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक खामी थी प्राइमेसी प्रिंसिपल की। प्राइमेसी प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पूरा का पूरा अधिकार किसको था? तो सीजीआई को ही था। सीजीआई ही वरिष्ठता के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा करता था और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी सीजीआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के जरिए होती थी। और इसमें आखिरी निर्णय लेने का कार्य किसका था? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, 1998 में इसको थर्ड जजेस केस कहते हैं और यह कोई मामला नहीं था, यह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। यानी राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस भेजा था संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किया, एक क्या जो आप व्यवस्था बनाए हैं जिसमें सीजीआई को बहुत ज्यादा अधिकार है, देश भर के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्या वह संविधान के सम्मत है? क्या इस तरीके से न्यायपालिका की शक्ति का केंद्रीकरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में होना चाहिए क्या? तो उसी मामले में सुनवाई चल रही थी और फिर वहां से जब निर्णय आया तो बहुत ही जो निर्णय आया और यही व्यवस्था अभी तक चल रही है। इससे पहले जो व्यवस्था थी
जिसमें जन्म हुआ 1993 में, वहां के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और 2 वरिष्ठतम जज होते थे। लेकिन जब यह मामला आया सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, तो उसमें जो खामी थी 1993 वाले में, और उसमें खामी क्या थी, प्राइमेसी प्रिंसिपल, उसमें ज्यादा अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को थे, तो उसी को इसमें कम किया गया और कहा गया कि परामर्श में सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम होगा। वहां पर 1993 वाले में ध्यान रखिए सभी बच्चों, वहां सीजीआई थे और 2 वरिष्ठतम जज थे, जबकि उस 1998 वाले में सीजीआई थे और यहाँ पर 4 वरिष्ठतम जज है, सीनियर मोस्ट जजेज हैं। और अगर किसी भी नाम की अनुशंसा करनी है तो यहाँ पर बहुमत से लेना होगा और सीजीआई की भी अनुमति होनी चाहिए। तो यहाँ बहुमत से होना चाहिए, या अगर कोई भी 2 सदस्य किसी नाम की सिफारिश पर असहमति जताते हैं तो फिर उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती इस व्यवस्था के तहत। तो थोड़े से अधिकार कम हुए सीजीआई को, उसमें तो उसको एकाधिकार था, भाई 2 ही लोग थे, 2 वरिष्ठतम जज थे, एक सीजीआई थे। सीजीआई इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, जो सीजेआई होता है वह कॉलेजियम व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। तो अभी इसमें सीजीआई चाहे भले ही किसी नाम पर असहमति हो या किसी नाम पर सहमत हो, मान लीजिए कि जो सीजेआई है वह किसी नाम पर सहमत है, लेकिन वहां 2 जज उससे सहमत नहीं है, तो फिर उसकी नाम आगे नहीं जा सकती, 2 सदस्यों का यहाँ वीटो लग चुका है। तो इसमें थोड़े से अधिकार कम हुए, किसके हुए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और यही व्यवस्था आज तक चल रही है। एक कॉलेजियम प्रणाली होती है जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उसमें 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। यह जजों के स्थानांतरण और नियुक्ति का कार्य देखते हैं और जो भी निर्णय लिए जाते हैं इस व्यवस्था, बहुमत के व्यवस्था के तहत ही लिए जाते हैं। इसीलिए इसको राष्ट्रपति से मान्यता भी मिली, क्योंकि जो खामी 1993 में थी जिसमें एकाधिकार स्थापित था उसको दूर किया गया था और यही व्यवस्था अब तक चल रही है। और 2014 में थोड़ा सा इसमें इंटरफियरेंस आया था, उसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यह जान लेते हैं कि यह व्यवस्था कैसे कार्य करती है, किस प्रकार से नियुक्ति होती है। तो बच्चों आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके अध्यक्ष होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं। और इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुमत से लिया जाएगा। अगर 2 सदस्यों ने असहमति जता दी किसी नाम पर तो उस नाम को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो कॉलेजियम प्रणाली को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यही इसके चेयरमैन होते हैं, यही इसके अध्यक्ष होते हैं। और उच्च न्यायालय कॉलेजियम में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और इसमें 2 वरिष्ठतम उच्च न्यायालय होते हैं और इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इस दो प्रकार के कॉलेजियम की व्यवस्था है। यह जो कार्य देखता है उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम, यह दोनों का कार्य देखेगा। उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी करेगा, लेकिन यह वाला जो कॉलेजियम है यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इस कॉलेजियम की सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह कैसे काम करता है फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, आइए उसको जानते हैं हम लोग। तो उस समय के जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होंगे, आउटगोइंग निवर्तमान सीजीआई होंगे, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश होंगे, वह अपने टेन्योर खत्म होने से पहले ही भारत के अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेंगे केंद्रीय कानून और कंपनी मामलों के मंत्री को। ध्यान रखिएगा, और किसका नाम करेंगे, जो उस समय उच्चतम न्यायालय में सीनियर मोस्ट जजेस होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए
वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो सदैव वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है। शुरू से ही चला आ रहा था, लेकिन 1973 और 1970 में टूटा, हम लोगों ने देखा। फिर तो ये जो आउटगोइंग CGI है, ये नाम सिफारिश करेंगे किसका? तो नेक्स्ट CGI का, आउटगोइंग CGI नेक्स्ट CGI का नाम सिफारिश करेंगे। और इनका नाम की सिफारिश करने के लिए कौन सा आधार लेंगे? तो बच्चों यह वरिष्ठता का आधार लेंगे। फिर यह केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री के पास पहुंचेगी। फिर इसको प्रधानमंत्री के पास पहुंचा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इसको आगे ट्रांसफर करेगा राष्ट्रपति के पास और अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भले ही संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, चाहे वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने की बात यह है कि राष्ट्रपति को यह न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई विवेकाधिकार नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा अधिकार 1998 के बाद जब से कॉलेजियम प्रणाली विकसित हो गई, भ्रूण तो तैयार हुआ था 1973 में, जन्म हुआ 1993 में एक CGI और 2 वरिष्ठतम जज से, और यह विकसित हुआ 1998 में जिसमें एक CGI और 4 वरिष्ठतम जज को शामिल किया गया। तो कॉलेजियम को मुख्य शक्ति प्राप्त है न्यायाधीशों की नियुक्ति में। उसके बाद है तो मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को, और केवल हस्ताक्षर करने का काम राष्ट्रपति का है। कोई भी इनको शक्ति नहीं है। तो यह क्रम होता है। अगर किसी भी भारत में अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करना हो तो जो निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम की सिफारिश करेंगे कानून मंत्रालय को। कानून मंत्रालय अगर सहमत है तो प्रधानमंत्री को ट्रांसफर करेगा, प्रधानमंत्री आगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति आगे करेगा हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर करते ही उनकी नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वह मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से कार्य करता है, और मंत्री परिषद के मुखिया कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर हम लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को समझ लिए होंगे तो आइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को देख लेते हैं। तो अभी जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, और इसी को कॉलेजियम कहा जाता है। यह कॉलेजियम नाम की सिफारिश करेगा और उसमें CGI की भी सहमति होनी चाहिए और कम से कम 2 जजों की सहमति होनी चाहिए, तो वह नाम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर किसी नाम पर 2 जजों का वीटो लग गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कि CGI का भी है और 2 जजों का भी है, 5 लोग हैं, 3 तो हो गए, आगे मामला बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? समझना जरूरी है। आगे बढ़ जाएगा और यह कहां जाएगा? तो केंद्रीय न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री के पास, आगे प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री ट्रांसफर करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कानून मंत्री के सचिव जो होंगे वह इसकी घोषणा करेंगे, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा, न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगा, आगे जाकर राष्ट्रपति उनको शपथ भी दिला देंगे। तो यह पूरी व्यवस्था चलेगी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। तो आगे बढ़ते हैं और अब हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देखते हैं कैसे होता है। तो इसके कॉलेजियम में अभी देखिए जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति कैसे होगी। तो इसकी शुरुआत होगी भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से। ध्यान रखिएगा यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है, भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उसमें 2 वरिष्ठतम जज शामिल होंगे। उन लोग तय करेंगे कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होना चाहिए, और इसके लिए वह राज्यपाल से, उस राज्य के राज्यपाल से या उस राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से,
उस राज्य के चीफ जस्टिस से सलाह या परामर्श करेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग कि किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उसमें 2 वरिष्ठतम जज को शामिल करके शुरू किया जाता है। और शुरू करने से पहले जिस नाम की भी अनुशंसा की जाती है उसके लिए राज्यपाल से, राज्यपाल यानी कि क्या, मुख्यमंत्री से, उस राज्य के मुख्यमंत्री से, क्योंकि राज्यपाल तो मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से कार्य करेगा, तो उस राज्य के राज्यपाल से यह हमें दिख रहा है, लेकिन सलाह मिल किससे रही है? मुख्यमंत्री से। और उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो उस समय आसीन मुख्य न्यायाधीश है उससे चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद नाम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री को, फिर प्रधानमंत्री को, फिर राष्ट्रपति को, फिर सचिव उसकी घोषणा करेंगे, राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी, आगे राज्यपाल इसको शपथ दिला देंगे। ध्यान रखिएगा यह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में है। अगली स्लाइड हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बारे में है। तो जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसकी शुरुआत केंद्र स्तर पर होती है, सुप्रीम कोर्ट से होती है, लेकिन अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जिस राज्य के उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना हो तो वहां पर शक्ति किसको होगी? तो उस उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को होगी। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा यहां पर शुरुआत किससे हुई थी? तो उच्चतम भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्चतम न्यायालय से है। और ये 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, ये भी कहां से होंगे? उच्चतम न्यायालय से होंगे। और अगर भले ही हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से होगी। और उसका कंपोजिशन कैसा होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो उस राज्य में ही मामला चलेगा और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अभी जिन नाम को इन्होंने चुन लिया है कि नाम ए, नाम बी, नाम सी, इसकी एक कॉपी भेजेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश को, एक कॉपी भेजेंगे राज्यपाल को नहीं भेजते हैं, मुख्यमंत्री को भेजते हैं, क्योंकि राज्यपाल तो कठपुतली है, सारा काम तो मुख्यमंत्री ही करते हैं, क्योंकि राज्यपाल इन्हीं की सलाह और सहायता पर कार्य करता है। एक कॉपी भेज दिया जाएगा केंद्रीय कानून और कंपनी मामलों के मंत्री को। अभी मुख्यमंत्री को कोई परेशानी है इन नामों में तो वो इनको बता सकते हैं, केंद्रीय कानून और न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री को। फिर ये कहा जाएगा जब यह फिक्स हो जाएगा इनकी चर्चा के बाद, तो फिर ये कहा जाएगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऊपर वाला पार्ट उच्चतम न्यायालय, और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के पास जाएगा। अगर ये इन नामों से सहमत है तो आगे केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री के पास चला जाएगा, फिर प्रधानमंत्री के पास, फिर नियुक्ति की घोषणा हो जाएगी, भारत के राजपत्र में प्रकाशन हो जाएगा और न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगी और इसमें फिर शपथ दिला दिया जाएगा। तो साथियों यह व्यवस्था होती है, इन दोनों में अंतर है, इसको आप सभी अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। और अंत में प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में विचार कीजिए। करते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है। तो जी हाँ, यह कथन सही है। कॉलेजियम प्रणाली का बीज 1973 में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति में वरिष्ठता क्रम के उल्लंघन में निहित था, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों ही कथन सही है। 1973 में ही तो बीबी गिरी ने अजीत नाथ रे की नियुक्ति कर दी। वरिष्ठता की परंपरा को तोड़ते हुए होना चाहिए था जयशंकर मणिलाल सैलाट को, हो गए अजीत नाथ रे, हो गया गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत है। अभी आपने दोनों ही स्लाइड में देखा, अगर
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो तो उसकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से होती है, जिसमें एक सीजीआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बारी है तो पहले तो उस उच्च न्यायालय के कॉलेजियम नाम तैयार करता है। तैयार करने के बाद वो फिर से सीजीआई और 2 वरिष्ठतम जज के कॉलेजियम के पास जाएगा, तब वो आगे बढ़ेगा। यानी कि अधिकार तो है ही है। तो यह वाला कथन गलत है। यहाँ लिखा कोई भूमिका नहीं होती, भूमिका होती है। वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्री परिषद की भी भूमिका होती है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अभी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो राष्ट्रपति से पहले वो कहाँ जाता है, कानून मंत्रालय में। फिर कानून मंत्रालय उसको प्रधानमंत्री के पास, तत्पश्चात वो राष्ट्रपति के पास जाता है ना। राष्ट्रपति तो केवल उस पर हस्ताक्षर करता है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर निर्णय लेता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री बिल्कुल लेगा, क्योंकि उसी की सलाह और सहायता पर तो कार्य करता है। तो यानी आप देख रहे हैं कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो कथन 2 एवं 3 सही हो जाएगा। तो साथियों, अब इसके अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कॉलेजियम व्यवस्था में क्या खामियां हैं। इसको भी समझ लेना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।